हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज से हम पॉलिटी की एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि होगी एम लक्ष्मीकांत सर हैं, उनकी जो लेटेस्ट एडिशन है पॉलिटी की, जो कि है 7th एडिशन। उसको हम चैप्टर वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। डेली 1 वीडियो लेक्चर होगा और उसके अंदर हो सकेगा तो 1 चैप्टर कवर किया जाएगा, राइट। तो आज ही से ये सीरीज़ स्टार्ट होगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ आके आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको कंटेंट और क्वालिटी ऑफ टीचिंग के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा, राइट। सो आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं और लेट्स स्टार्ट इट, राइट। फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की हम बात करें, और सेकेंड थिंग थोड़ा इंटरप्रिटेट करूँगा मैं। सेकेंड थिंग क्या है कि आपको पता है कि सिविल सर्विसेज के लिए पॉलिटी का इंपॉर्टेंस कितना है। बोथ स्टेट लेवल पे हम यूपीएससी की बात करेंगे, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और सेम स्टेट लेवल पे अगर बात सेंट्रल लेवल पे हम यूपीएससी की बात करते हैं, और स्टेट लेवल पे जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनकी बात करें, तो सभी के पेपर के अंदर हम देखेंगे तो पॉलिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। जिसके अंदर से हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी का जीएस पेपर 2, मेंस के लिए बात करें तो ऑन एन एवरेज जो 250 मार्क्स का पेपर होता है मेंस का, उसके अंदर 100 to 150 मार्क्स हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी में से देखने को मिलते हैं। सिमिलरली हम प्रीलिम्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज 20 to 25 क्वेश्चंस हमें हर ईयर पॉलिटी में से देखने को मिलते हैं, राइट। इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को लाइटली ले नहीं सकते। और एम लक्ष्मीकांत सर जो है, इनकी बुक जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है, खास करके प्रीलिम्स ओरिएंटेड, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो उसी को हम कवर करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और आके हमारे साथ डेली बेसिस पे जुड़िए, ताकि हम ये जो लेटेस्ट एडिशन है इसको पूरा कर सके, राइट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के अंदर हमें क्या देखना है इस चैप्टर में। तो जनरली क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ तो ऐसे ही तो नहीं हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हमने ली गई है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने मोर देन 200 ईयर जो है हम पे रूल किया, तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पॉलिटी जो है, उनका बेस हमें ब्रिटिशर्स से देखने को मिलता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से देखने को मिलता है। डन। कैसे? हम जैसा कि जानते हैं कि 1600 के अंदर, इन अराउंड 1600s के अंदर हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एज अ ट्रेडर्स इंडिया के अंदर आती है। डन। फिर एज अ ट्रेडर्स वो इंडिया के अंदर आती है। इनिशियली वो एज अ ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अपना ट्रेड करती है, प्रॉफिट लेती है और चली जाती है। वैसे ही दूसरे यूरोपियंस भी आते हैं, हमें पता है। फर्स्टली पोर्टुगीज़ आए, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश, फिर डेनिस, एंड देन ग्रेजुअली एट द लास्ट फ्रेंच भी देखने को मिलता है। सभी लोग आते हैं, ट्रेड करते हैं। बट ग्रेजुअली क्या होता है, ये कंपनीज देखती है कि हमारे यहाँ के जो लोकल प्रिंसली स्टेट थे उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहा है। क्यों? टेरिटोरियल एक्सपांसन्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, राइट। पावर कैप्चरिंग के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, फिर हायरार्की के लिए कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, गद्दी पाने के लिए, जो अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स देखना हो। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का फ़ायदा ये कंपनियां सोचती है कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर में नहीं, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल मैटर में भी इंडल्ज होते हैं और कहीं ना कहीं पावर कैप्चर्स करते हैं। तो उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, हमारे लोकल रूलर्स के साथ है ना कोडिफाई करते हैं, उनके साथ मिलते हैं और उनको एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना भड़काते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, उनके बीच में वॉर करते हैं। और इसी के थ्रू आप देखेंगे डिफरेंट, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे आपके डिफरेंट पहले बंगाल से हैदराबाद से मैसूर टू मराठा, देन सिंध। तो ये सारे लोगों को हराते हराते सिंस 1757 की बैटल ऑफ प्लासी से लेके आप देखेंगे कि एंड तक आते आते सिंध को भी कैप्चर करके 1840s 50s के ऑनवर्ड्स ये लोग एंटायर पैन इंडिया को कैप्चर कर लेते हैं। तो उसी पर और वही पर्सपेक्टिव से, और उसके बाद धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते हैं वेरियस एक्ट्स के थ्रू, हमको ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए और हमको भी गवर्न करने के लिए। तो उसी पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं। तो फर्स्टली क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना एज अ ट्रेडर 1600 के अंदर आती है। ग्रेजुअली इसका ट्रेड देखने को मिलता है। अब ट्रेड के साथ साथ क्या करती है, जैसा कि हमने बात की, लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इंडल्ज होती है
और धीरे धीरे 1765 आते आते, जो कि बैटल ऑफ प्लासी 1757, फिर 1764 की हमें देखने को मिलती है 1764 की बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जैसे ही एंड होती है तो ये क्या, बैटल ऑफ बक्सर जैसे ही जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन होती है, वैसे ही इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन जो स्टेट, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, इनके दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है, सिविल एंड द रेवेन्यू राइट्स, मीन्स सिविलियन कंट्रोल करना और रेवेन्यू यानी कि टैक्स जो है ना कलेक्ट करना, और लॉ एंड ऑर्डर, सम सॉर्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना। तो ये इनको राइट्स मिल जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं अब एक ट्रेडर जो है वो कहीं ना कहीं क्या करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं टैक्स उघराने की बात कर रहे हैं, राइट, तो टैक्स कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या बता रही कि अब ये सिर्फ ट्रेडर्स नहीं रहे। फिर ग्रेजुअली चलते चलते क्या होता है कि आफ्टर 1765 का ग्रेजुअली इनके डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। वो एक्ट आते आते फिर वो कुछ एक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि क्या हमारे हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करें हम, जैसे कि हमारे पीसेंट हो गए, हमारे ट्राइबल्स हो गए, है ना, हमारे लोकल पॉपुलेशंस हो गई, उन सब का एक्सप्लोइटेशन करते रहते हैं। और एक्सप्लोइटेशन करते करते आप देखेंगे कि 1857-58 के अंदर हमें एक रिवोल्ट देखने को मिलता है, जिसको जो वीर सावरकर है उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा था। तो वो रिवोल्ट होता है, और जैसे ही वो रिवोल्ट होता है तो रिवोल्ट के पहले आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है ना रोल प्ले कर रही थी अपना इंडिया के अंदर, और रूल कर रही थी, इन शॉर्ट में बोलूँ। पर 1858 का रिवोल्ट होता है तब क्या करती है, तो ब्रिटेन पार्लियामेंट जो है, ब्रिटेन क्राउन है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड करके खुद पावर कैप्चर कर लेता है, और डायरेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रिटिश क्राउन जो है ना वो उनकी डायरेक्ट जो है ना अथॉरिटी इंडिया के ऊपर देखने को मिलती है आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1858। उसके बाद भी डिफरेंट डिफरेंट एक्ट आते हैं, और ये लोग सिंस टिल इंडिपेंडेंस यानी 15 अगस्त 1947 तक डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस के थ्रू हमें गवर्न करते हैं, राइट। और इसी के बीच क्या होता है, 1946 के अंदर एओ ह्यूम, उनकी अध्यक्षता के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें कि हमारी एओ ह्यूम तो नहीं बोलूँगा मैं, सॉरी फॉर दैट, पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है 1946 के अंदर, राइट। और वही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करती है, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेयरमैनशिप के अंदर, और 26 जनवरी 1950 के अंदर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो क्या होता है, कम इनटू फोर्स, राइट। तो अब ये सब हमने क्यों डिस्कस किया, ये सब डिस्कस करने का यही एक ऑब्जेक्टिव था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रिपेयर किया गया, कौन कौन से लॉज थे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स थे जहाँ से हमने ये चीज़ें ली गई, राइट। कौन कौन से ऐसे लॉज थे, रूल्स थे, रेगुलेशन थे। अब हर एक लॉज और रूल्स रेगुलेशंस को हमें थोड़ा डिटेल्स में देखना है, राइट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करें तो हमें ब्रिटेन रूल्स की बात करें तो ये दो पार्ट में देखने को मिलता है। फर्स्ट आता है कंपनी का रूल, फिर हमने बात किया 1858 का जो रिवोल्ट होता है, उसके बाद हमें क्राउन रूल्स देखने को मिलता है, डन। तो फर्स्ट द कंपनी रूल्स की बात करते हैं हम। तो कंपनी के रूल की अगर टाइमलाइन की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं जैसा कि 1773 से जनरली कंपनी के रूल की बात करते हैं हम, तो 1773, राइट। 1773 से हमें कंपनी का रूल देखने को मिलता है, जो कि राइट। तो कंपनी रूल देखने को मिलता है 1773 से लेके 1858। फिर 1858 के अंदर हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है। वो रिवोल्ट के चलते जो ब्रिटिश क्राउन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवरथ्रो कर देते हैं, और ब्रिटिश क्राउन जो है उनका डायरेक्ट रूल देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, जो कि 1858 से टिल इंडिपेंडेंस यानी 1946 तक मोर और लेस देखने को मिलता है, डन। अब यही रूल जो होगा मैंने आपसे डिस्कस किया, जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स आएंगे, एक्ट्स आएंगे, उसके थ्रू ये लोग गवर्न करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी रूल्स की, यानी कि 1773 से लेके, अगर हम बात करें कंपनी रूल की तो 1773 से लेके 1858 तक देखने को मिलता है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट एक्ट, जो इनके फर्स्ट एक्ट आया इनका, जिसके थ्रू ये लोग गवर्न करने की कोशिश की गई इनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। तो जो फर्स्ट एक्ट था वो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये फर्स्ट एक्ट माना जाता है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया,
रेगुलेट करने के लिए किसके बिजनेस, तो कंपनी जो थी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी थी उनके बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए इसके कुछ प्रोविजंस देखते हैं हम। प्रोविज़न क्या है कि फर्स्टली क्या है कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया, यानी उनको जो डेजिग्नेशन है सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल का हुआ करता था, तो अब उसको एक्सचेंज करके उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी प्रोवाइड की गई जिसके 4 मेंबर हुआ करते थे। ये 4 मेंबर क्या करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे। और फर्स्ट हमारे जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डन, तो पहला प्रोविजन। उसके बाद और भी क्या किया गया इसके थ्रू कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे हुआ करते थे और जो गवर्नर ऑफ मद्रास हुआ करते थे, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हुआ करते थे उनको सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। यही वॉरेन हेस्टिंग यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सब ऑर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को। और कौन से प्रोविज़न देखने को मिलते हैं कि इसने सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता एस्टेब्लाइज करने के प्रोविज़न इसमें देखने को मिलते हैं। तो बंगाल के अंदर यानी कि तब का कलकत्ता देखने को मिलता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लाइज की गई जिसके एक चीफ जस्टिस देखने को मिलते हैं और 3 अदर जजेस भी देखने को मिलते हैं जो कि प्यूनी जजेस भी हम कहते हैं जिनको, जो कि सपोर्टिव जजेस होते हैं। तो 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ एट द कलकत्ता भी एस्टेब्लाइज की गई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू। और क्या किया गया, तो इट प्रोहिबिट द सर्वेंट ऑफ अ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड हो गया फॉर एक्सेप्टिंग। आप देखेंगे उस समय ये जो कंपनी के ऑफिसर्स हुआ करते थे, एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, ये लोग क्या करते थे कि प्राइवेट बिजनेस के अंदर इंडल्ज होते थे और साथ ही साथ क्या करते थे, प्रेजेंट्स हो गया, बहुत सारे गिफ्ट हो गया, ब्राइब्स लेना, ये सारी चीज़ें करते थे। तो रैम्पेड करप्शंस भी देखने को मिलता था। इसीलिए ये एक्ट के थ्रू क्या बोला गया कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, सर्वेंट्स होंगे, वो किसी भी ऐसी ब्राइब्स, प्रेजेंट, गिफ्ट वगैरह में इंडल्ज नहीं होंगे। और साथ ही साथ इसने क्या किया, इस एक्ट ने स्ट्रेंथन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके कंट्रोल को कंपनी के ऊपर। किसके थ्रू, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया कि भाई जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उनको क्या करना पड़ेगा, ये जो कंपनीज़ हैं, है ना, उनको है ना रिपोर्ट करना पड़ेगा। उनके रेवेन्यू मैटर हो गए, उनके सिविल मैटर हो गए या मिलिट्री अफेयर्स हो गए, तो इन सभी से चीज़ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं तो क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को रिपोर्ट करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, सो दैट द कंपनीज एक्टिविटीज़ कैन बी गवर्न बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। तो ये 4-5 प्रोविज़न देखने को मिलते हैं अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। डन। वैसे ही अब ग्रेजुअली हमको देखने को मिलता है उसके 7-8 सालों बाद हमें एक और एक्ट देखने को मिलता है जो कि यही रेगुलेटिंग एक्ट का एक अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, पर जिसके भी कुछ प्रोविज़न हम देख लेते हैं। जो उसी एक्ट को जो 1773 का था उसको अमेंड किया गया। इसके अंदर क्या बोला गया कि द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट ऑफ 1781 वॉज टू एस्टेब्लाइज अ सिस्टम ऑफ अ कोर्ट टू रिमूव द ग्रीवांसेज हो गया अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी ग्रीवांसेज हैं तो उसको रिमूव करने के लिए एक सिस्टम ऑफ कोर्ट एस्टेब्लाइज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे ग्रीवांसेस थे, तो उसको साइड करने के लिए कोर्ट एस्टेब्लाइज किया गया ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी ग्रीवांसेस देखने को मिले तो उसको क्या किया जा सके, टाइमली मैनर के अंदर उसको रेगुलेट किया जा सके, उसको साइडलाइन और रिजॉल्व किया जा सके। और साथ ही साथ दूसरे प्रोविज़न जैसे कि मिटिगेट द फेलियर ऑफ अ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 77, एम ऑफ कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द जुडिशरी प्रॉब्लम विद द सुप्रीम कोर्ट। तो और भी जो लेकुनेज देखने को मिलते हैं 1773 की, वो जो लेकुनेज थे, जो शॉर्ट कमिंग्स थी, उसी को क्या किया गया, उसको कंट्रोल किया गया, राइट, थ्रू द जुडिशली प्रोसेस हो गया। साथ ही साथ में एम्पावर किया गया गवर्नर जनरल को काउंसिल के अंदर टू फ्रेम द रेगुलेशन हो गया फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट हो गया इन द काउंसिल्स, राइट। तो गवर्नर जनरल जो है ना उनको आपने देखा था 1773 के गवर्नर जनरल को 4 मेंबर की काउंसिल्स दी गई थी जो कि उनको असिस्ट करती थी। तो वो काउंसिल और गवर्नर जनरल मिलके क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट इन द काउंसिल। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट इन द कलकत्ता वो क्या है, यूनियन कोर्ट है, यानी कि सेंट्रल कोर्ट है। अब प्रोविंस के भी अपने कोर्ट हुआ करते थे, तो ये कोर्ट जो है ना उनके लिए रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, ये सब भी कौन करेगा, ये गवर्नर जनरल की काउंसिल करेगी। समझ रहे कि भाई प्रोविंशियल कोर्ट है और काउंसिल है, प्रोविंशियल लेवल यानी कि स्टेट लेवल पे जो भी है उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, किसके द्वारा, गवर्नर जनरल की काउंसिल के द्वारा। डन। तो ये जो अमेंड किया गया 1773 का एक्ट है उसको अमेंड करके ये सारे प्रोविज़न इसमें ऐड किए गए, राइट। फिर एक इंपॉर्टेंट एक्ट आता है उसके कुछ सालों बाद, 3 सालों बाद, जिसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसके थ्रू क्या देखने को मिलता है हमें पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, तो
तो इसके भी सर्टेन प्रोविज़न देख लेते हैं हम कि भाई इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी यहाँ क्या करती थी, हमने देखा 1764 की बैटल ऑफ बक्सर हुई और 1765 के अंदर दीवानी राइट्स मिले। तो दीवानी राइट्स क्या है, एक टाइप के क्या है, दीवानी राइट्स यानी कि क्या, एक टाइप के पॉलिटिकल और सिविल यानी कि कॉमर्शियल, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल दोनों राइट्स देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल यानी कि टैक्स कलेक्ट करना, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस मेंटेन करना, वो एक टाइप का सिविल राइट्स है, राइट। तो इस एक्ट ने क्या किया, जो कंपनी के कॉमर्शियल बिजनेस को साइड कर दिया, यानी वो अलग से किए जाएंगे और कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शन जो है ना वो अलग से काम करेंगे, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ना, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, वो सब साइड हो जाएगा। और कंपनी का जो कॉमर्शियल मैटर है, ट्रेड एक्सप्लॉयटेशन, उसको साइड, यानी दो मैटर को साइड कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। साथ ही साथ क्या, अलो द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर हो गया, बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी हो गया कॉल द बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। अब इसके अंदर इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि भाई दो अलग अलग बॉडीज़ हुआ गई कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अलग फंक्शंस दिया गया जो कि हुआ करता था कॉमर्शियल फंक्शन यानी कि ट्रेड का फंक्शन, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया उसको पॉलिटिकल अफेयर्स दिया गया यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें ये देखेगा। डन। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल फंक्शन देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। और इसी से हम बोल सकते हैं कि इसी से कहीं ना कहीं ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है कि भाई दो बॉडी है, एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि कॉमर्शियल फंक्शंस देख रहे हैं कंपनी के, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया जो कि पॉलिटिकल फंक्शन अफेयर्स देख रहे हैं। तो इसी से है क्या है, कहीं ना कहीं डबल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है, ड्यूअल गवर्नमेंट। फिर दूसरा क्या, एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड द मिलिट्री गवर्नमेंट हो गया, और रिवेन्यू ऑन द ब्रिटिश पोजीशन। देन तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देख रहा था, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ देख रहा था। तो इसी को एम्पावर किया गया कि ब्रिटिश पोजीशन जितने भी लैंड है ना, उनके जितने भी ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन्स देखने को मिलते हैं उसको प्रॉपर रेगुलेट किया जाए। डन। ताकि करप्शंस कम देखने को मिले और एक इफ़िशिएंट वे के अंदर सारा रेवेन्यू में फाइनेंस हो गया उसका कंट्रोल देखने को मिले। डन। अब पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, तीसरा एक्ट हुआ 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसके बाद एक स्मॉल सा एक्ट आता है 1786 का, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे क्वेश्चन भी पूछे नहीं जाते और उसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस भी नहीं किए। एक चेंज किया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। तो इसीलिए एक्ट ऑफ 1786 इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर जो इंपॉर्टेंट एक्ट आते हैं कंटिन्यू 4 चार्टर एक्ट देखने को मिलते हैं हमें 20-20 साल के ड्यूरेशन के अंदर, यानी 20 ईयर गैप्स के अंदर 20 ईयर गैप्स के अंदर 4 चार्टर एक्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चार्टर एक्ट आता है 1793 का, राइट। तो सबसे पहले ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ट्रेड एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। साथ ही साथ इस चार्टर एक्ट के अंदर प्रोविज़न ऐसे भी थे कि जो ट्रेड मोनोपोली होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो नेक्स्ट 20 ईयर के लिए क्या की जाएगी, एक्सटेंड की जाएगी। ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप, कि भाई ब्रिटेन से कोई भी कंपनी को अलाउ नहीं था कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहाँ के जो दूसरे ट्रेडर्स थे, वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, वो लोग देख रहे थे, बोले ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे तो हम भी जाएँ और हम भी इंडिया में जाके प्रॉफिट कमाएं, पर उनको अलाउ नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो क्राउन थी यानी कि क्वीन थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वो मोनोपोली थी। तो वही मोनोपोली को 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया 1793 के एक्ट के द्वारा। साथ ही साथ प्राइवेट ट्रेडर्स हो गया परमिटेड द ट्रेड विद द सर्टेन, प्राइवेट ट्रेडर्स को अलाउ, कंपनी को नहीं, प्राइवेट ट्रेडर्स को अलाउ हुए विद सर्टेन लिमिटेशन। गवर्नर जनरल जो है वो अपनी काउंसिल जो थे 4 मेंबर की काउंसिल के उसके डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं, राइट। फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, जैसे कि गवर्नर जनरल हो गए, गवर्नर हो गए, कमांडर इन चीफ हो गया, तो इनको अपॉइंट करने के लिए रॉयल अप्रूवल लेना वो मैंडेटरी था। और रॉयल अप्रूवल का मतलब क्या होता है, अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश क्वीन, राइट। गवर्नर जनरल हो गया, अभी भी कंट्रोल कर रहे थे बॉम्बे और मद्रास, है ना। तो गवर्नर जनरल ऑफ द बॉम्बे ओवर द गवर्नर जनरल का कंट्रोल देखने को मिलता है हमें बॉम्बे और मद्रास, जो कि था शुरुआत में, और उसी को और इंक्रीज़ कर दिया गया। दूसरा क्या था, यहाँ पे जो इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, सर्वेंट थे, ऑफिसर्स थे, उनको सैलरी जो है ना इंडिया के एक्सचेकर से दी जाने लगी। पेमेंट ऑफ सैलरी फ्रॉम द इंडियन रिवेन्यू, हमारे यहाँ से जो रिवेन्यू ये लोग जनरेट करते थे टैक्स का, यानी बहुत सारे दूसरे भी फाइन्स लगाया करते थे, उससे जो रिवेन्यू आ रहा था उसके थ्रू इनकी सैलरी पेमेंट चालू की इन लोगों ने 1919 तक। दूसरा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट के थ्रू क्या किया कि 5 लाख पाउंड जो है ना पर ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे इंडियन एक्सचेकर से। देख रहे हो आप, तो ये सारे टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, तो इस एक्ट के थ्रू देखने को मिला। दूसरा, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है और जुडिशरी फंक्शन है, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया इसी एक्ट के थ्रू, राइट। तो ये एक्ट के थ्रू ये भी कुछ हमको प्रोविजंस देखने को मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ 5-7 पॉइंट ध्यान में रखने।
है, जो कि प्रीलिम्स में कई बार पूछा। अब 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंशन दिया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से। 20 ईयर्स की बात करें तो 1813 होता है। 20 ईयर्स के बाद वापस ये एक्ट आता है जिसको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 बोला जाता है। इसके भी सर्टेन प्रोविज़न है। इसके अंदर प्रोविज़न क्या कहते हैं कि अब क्या कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है ब्रिटेन के अंदर, जो भी ट्रेडर्स हैं उनका प्रेशर बन रहा है ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई हमको भी जाने दो, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली क्यों चल रही है, हम भी जाके ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, है ना, प्रॉफिट लें, अर्न करेंगे। तो उसी के चलते क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब क्या और कंट्रोल कर रही है किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया के अंदर रूल कर रही है। उन्होंने क्या किया, एबोलिश कर दिया ट्रेड मोनोपोली किसकी, कंपनी की। इंडिया के अंदर खाली दो चीज़ के ऊपर जो है ना मोनोपोली थी उनकी अभी भी, एक तो ट्रेड विद द चाइना और दूसरा टी के अंदर, यानी कि चाय की जो भी ट्रेड चल रहा है उसके ऊपर, और ट्रेड विद द चाइना, इनके ऊपर मोनोपोली थी। बाकी सारी मोनोपोली को साइड कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू, 1813 के एक्ट के थ्रू। साथ ही साथ इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ अ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरेटरी इन इंडिया। अब एक टाइप की सोवरेनिटी भी डिक्लेयर कर दी कि भाई कंपनी की जो टेरेटरी है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की टेरेटरी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरेटरी। सोवरेनिटी किसके पास है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। साथ ही साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करती थी, जैसे कि हम बोले जो क्रिश्चियंस फादर्स होते हैं, है ना, ये लोग, उनको अलाउ किया गया कि आप इंडिया में जाइए और अपनी जो क्रिश्चियन धर्म को एक्सपांड करिए, है ना, एनलाइटन करिए पीपल्स को। तो उनको भी ये अलाउ किया गया कि भाई क्रिश्चियन मिशनरी यानी क्रिश्चियन जो फादर्स है बाइसेप्स से, ये लोग आएंगे यहाँ पे, बाइसेप है, ये लोग आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे अपनी जो भी अपने धर्म का एक्सटेंशंस करेंगे, है ना, कन्वर्जन कराएंगे। साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट जो है ना उसको अथॉरिटी भी दी गई कि आप टैक्स को इम्पोज करो, लोगों के ऊपर टैक्स को इम्पोज भी करो, और जो नहीं पे करता उनको पनिश भी कर सकते हो। तो लोकल गवर्नमेंट को भी ये अथॉरिटी दी गई थी। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सेम इसी चार्टर एक्ट के अंदर क्या किया, सेम इसको भी 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया था। तो 1813 टू 20 ईयर्स यानी कि 1833। तो अब वो 20 ईयर्स तक यही चार्टर एक्ट चलता है 1830 का। फिर 20 ईयर्स के अंदर अपने को देखने को मिलता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कौन सा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर ट्रेड मोनोपोली जो है किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोली है उसको कम्प्लीटली एबोलिश कर दिया गया, क्योंकि 13 के अंदर ट्रेड विद चाइना और टी के ऊपर थी मोनोपोली। अब 33 के अंदर क्या किया चार्टर एक्ट के अंदर, उस सारी मोनोपोली को एबोलिश कर दिया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली ख़त्म, यानी वहाँ से जो ट्रेडर्स है वो भी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था अब उसको और एक्सटेंड कर दिया गया, उसकी पावर थ्रू आउट द इंडिया एक्सटेंड कर दी गई, इसीलिए उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बने थे वो तो कौन थे, विलियम बेंटिंग थे। वैसे ही हमने देखा था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो कौन थे बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। डन। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देगा, और विलियम बेंटिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल हैविंग। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे ये क्या थे, ओवरऑल इंडिया के गवर्नर जनरल थे, और इनके पास में सारी सिविल और मिलिट्री पावर भी हुआ करती थी। अब साथ ही साथ देखेंगे इस एक्ट के अंदर क्या किया, इस डिप्राइव किया गया गवर्नर ऑफ बंगाल एंड द मद्रास हो गया ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। तो गवर्नर जो थे जहाँ बंगाल के थे या मद्रास के थे, तो उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर भी ले ली गई, और सारी पावर गवर्नर जनरल को एक्सक्लूसिवली दे दी गई लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, एंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए। यानी कि मद्रास और बॉम्बे जो थे, मद्रास और बंगाल जो थे, उनके जो गवर्नर के पास पावर हुआ करती थी लेजिस्लेटिव पावर, वो भी छीन ली गई और ये भी गवर्नर जनरल को ही दे दी गई, सोल अथॉरिटी उन्हीं को बना दिया गया। साथ में क्या किया गया इसके अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं एज ए कॉमर्शियल बॉडी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया उसको, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इस एक्ट ने क्या किया, एंड कर दिया एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी हो गया, विच बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कॉमर्शियल बॉडी हुआ करती थी, अब उसको साइड करके उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन देखो, कॉमर्शियल मैटर मत देखो, क्योंकि अभी तक आपने बहुत करप्शन कर लिया, बहुत बिजनेस कर लिया, आप दूसरों को भी चांस दो। आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, आप लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, आप डन, टैक्स कलेक्शंस देखेंगे, आप ट्रेड नहीं देखेंगे, कॉमर्शियल आपके बिजनेस, कॉमर्शियल आपके फंक्शन जो हैं वो इतने इफिशिएंटली आप नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरों को भी चांस दिया जाएगा। साथ ही साथ दिस एक्ट हो गया इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द ओपन कॉम्पिटिटिव पार्शियली फॉर द सिलेक्शन ऑफ। अब सिविल सर्विसेज जो है ना, सिविल सर्विसेज उसका ओपन कंपटीशन चालू होता है, बट रिमेंबर ये किसके लिए था, इंडियंस के लिए नहीं था। और साथ ही साथ
ये जो प्रोविजंस थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की, इस प्रोविजंस को क्या कर दिया गया, विड्रॉ कर लिया गया जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका अपोजिशन किया, इसको अपोज किया, इसको क्रिटिसाइज़ किया, तो इस प्रोविज़न को भी साइड में, यानी बोले कि फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था ओपन कॉम्पिटिशन, पार्शियली, पर फर्स्ट टाइम किया गया तो वो 1833 का एक्ट था, रिमेंबर दिस थिंग्स, डन। तो ये कुछ प्रोविज़न है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के। अब ये भी जो एक्ट था इसको भी 20 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया था, डन, इसको भी 20 ईयर के लिए एक्सटेंड किया, तो 1830 से 20 ईयर्स यानी 1853 के ईयर्स होते हैं देखेंगे। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देखेंगे, डन। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो था ना, ये लास्ट एक्ट माना जाता है चार्टर सीरीज़ का, क्योंकि चौथा एक्ट है ये चार्टर सीरीज़ का, हमने देखा 1793, फिर 20 ईयर यानी कि 1813, फिर 20 ईयर यानी 1833, फिर 20 ईयर यानी कि लास्ट वाला 1853, फोर्थ कंसिक्यूटिव चार्टर एक्ट और ये एंड था। तो लास्ट माना जाता है सीरीज़ ऑफ चार्टर एक्ट। साथ ही साथ ये सेपरेट करता है पहली बार लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, राइट। अभी तक जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी 4 मेंबर असिस्ट करने के लिए बनाया गया था, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था हेस्टिंग को, डन। उसी समय देखेंगे आप तो उस समय उसके पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन दोनों थे, यानी कि वो लॉ भी बनाते थे और उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। पर फर्स्ट टाइम क्या किया, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेजिस्लेटिव फंक्शन को साइड में कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया गया, यानी लेजिस्लेचर जो है ना सिर्फ और सिर्फ लॉ बनेंगे और एग्जीक्यूटिव जो है ना एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ लॉ को इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम्स का कि विच एक्ट of the British Parliament has the first time separated the legislative and the executive functions of the Governor General Council. So it is Charter Act of 1853. Done. साथ ही साथ क्या किया, इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट फॉर इंडियंस। अब इंडियंस के लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट किया गया ये एक्ट के थ्रू, 1853 का एक्ट, ठीक है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द मैकॉले कमेटी अपॉइंटेड इन 1850। तो मैकॉले कमेटी थी लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, यानी कि उनकी चेयरमैनशिप में बनाई गई थी, तो उसने रिकमेंडेशन दी थी। और साथ ही साथ क्या हुआ, ओपन कंपटीशन इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन भी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू मिलता है। साथ ही साथ इसने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वहाँ पे जो लोकल रिप्रेजेंटेशन होगी ना, वो उसको भी कुछ ना कुछ क्या दिया गया, मौका दिया गया, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। अब ये लोकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ से थी, तो ये मद्रास से थी, बॉम्बे से थी, बंगाल से थी, आगरा से थी। तो यहाँ की रिप्रेजेंटेशन को भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर क्या किया गया, रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, डन। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब 1853 का चार्टर आता है, अब इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट आएगा नहीं। अब इसके कुछ सालों बाद यानी 4-5 सालों के बाद देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, तो हमें देखने को मिलता है रिवोल्ट ऑफ 1858, राइट। रिवोल्ट ऑफ 1858 हो गया, हमें देखने को मिलता है, डन। तो ये बाय मिस्टेकली हो गया है। तो इसके कुछ साल बाद हम देखेंगे कि 1853 का जो लास्ट चार्टर एक्ट आता है, उसके बाद हम देखते हैं रिवोल्ट ऑफ 1858 देखने को मिलता है। उस रिवोल्ट क्यों होता है, तो उसके सारे यही कारण होते हैं, जो डिफरेंट एक्ट्स देखे हमने। तो ये जो एक्ट होते हैं इनके प्रोविज़न ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ के लोकल पीजेंट्स हैं, हमारे लोकल ट्राइबल्स हैं, लोकल रूरल एंड द अर्बन हो गया, एलिट हैं, मिडिल क्लास है, तो उनका कहीं ना कहीं रैम्पेंट एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है, पॉवर्टी अच्छी खासी देखने को मिलती है। लोग टैक्स कलेक्शन अच्छा कर सकते हैं, वेलफेयर के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते। तो उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, ये सारे फैक्टर्स हुआ करते थे, उन सारों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालनी इन्होंने चालू की, एक्सप्लॉयटेशन चालू किया। उसके चलते एक रिवोल्ट देखने को मिलता है हमको, जिसको हम बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1858, ठीक है। और वो रिवोल्ट के बाद हम देखते हैं डायरेक्ट जो है ना वो कंट्रोल देखने को मिलता है ब्रिटिश क्राउन का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या विड्रॉ कर लिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल इंडिया पे देखने को मिलता है। फिर सेम इस टाइप के ही एक्ट्स के थ्रू ब्रिटिश जो है ना क्राउन है वो भी हम पे क्या करते हैं, रूल करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलता है। तो क्या देखा हमने कि हमने देखा कंपनी का रूल 1773 से 1858 तक का, जिसका लास्ट एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1853, डन। उसके बाद रिवोल्ट होता है, 1858 का रिवोल्ट होता है, और उसके बाद हमें देखने को मिलता था क्राउन रूल देखने को मिलता है 1858 से टिल इंडिपेंडेंट 1947 तक, डन। तो अगर मैं बात करूँ ये पूरे लेक्चर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के क्रस के, तो अब जो क्राउन रूल है 1858 से जो डिफरेंट एक्ट आ रहे हैं 47 तक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना, क्योंकि लेक्चर अभी बड़ा भी हो चुका है और लेंथी भी हो चुका है, और ज़्यादातर ये क्या फैक्चुअल
चैप्टर ज़्यादा है तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत फैक्ट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, पर शुरुआत के कुछ चैप्टर्स हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा बोरिंग फील होगा, पर आगे जाके बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर हैं जो आपके सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट अगर हम रिकैप की बात करें तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, कैसे ब्रिटिशर्स आए, कौन कौन, अब ब्रिटिशर्स की बात करें तो उन्होंने कैसे कैसे कौन कौन से एक्ट हो गया, डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू हमारी यहाँ के सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, और वो सारी चीज़ें जो है ना वो आगे जाके हम कल चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ से इंस्पिरेशन लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया, राइट। तो ये सारा उसका, ये जो हमने पढ़े हैं सारे एक्ट, कहीं ना कहीं ये एक्ट जो है ना ये उन्हीं सब चीज़ों के लिए एक फाउंडेशन बना रहे कंटिन्यूसली। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देखा, 1781, फिर पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, फिर उसका अमेंडमेंट 1786 का, फिर चार्टर सीरीज़ देखी हमने 1793, फिर 20 ईयर्स के बाद 1813, फिर 33 और 53, राइट। तो ये सारे थे कि भाई कंपनी का रूल किस हिसाब से रहा और कितने ड्यूरेशंस तक हमें कंपनी का रूल्स देखने को मिला। डन। अब कल के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि अब 1858 का रिवोल्ट होता है और उसके बाद क्या होता है, कंपनी का रूल साइड हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट हम पे रूल करता है थ्रू वेरियस एक्ट एंड द प्रोविजंस के थ्रू ही करता है। वो चीज़ें हम कल देखेंगे और कल ही हमारा ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर है वो क्या होगा, ख़त्म होगा। उसके बाद हमारे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू हो जाएंगे, जैसे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट। फिर हमारे सारे पार्ट्स चालू हो जाएंगे, जैसे कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम देखेंगे डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूनियन, फिर यूनियन देखेंगे, फिर स्टेट्स देखेंगे, फिर जुडिशरी, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेरियस स्टेचुटरी बॉडीज़, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, पंचायत, म्यूनसिपालिटी, सोन एंड सो। ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में देखेंगे, राइट। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करूँगा, एंड करूँगा। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इस सीरीज़ को हम एंड तक लेके जाएंगे। तो आप सभी डेली आइए, जुड़िए हमारे साथ, राइट। तो बस इसी के साथ मैं पूरा करूँगा इस चैप्टर को। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।